हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये आपके साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है जो 30 रहेंगे और देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन। आप खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं, आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं आप खुद ही देख लेना। ठीक है, तो ये आपके L1 यानी रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है, यानी आपको चाइल्डहुड का ये कह सकते हैं अवस्था होती है ना, उसका एक अन्य नाम नहीं है इनमें से, वो बताइएगा। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है, जैसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, ये तो नाम होता है बाल्यकाल का, ऐसे बोल सकते हैं। स्फूर्ति अवस्था जिसे स्मार्ट एज कहते हैं, ये भी होती है इसी बाल्यकाल के अन्य नाम कह सकते हैं। एक होती है गिरो आयु या दल आयु या किंग एज बोल सकते हैं, ये होती है आपकी बाल्यकाल की एक अन्य नाम होता है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इसमें से जो 3 नंबर ऑप्शन है ना, गिरो से पहले की आयु, इसे प्री गैंग एज बोल रहे हैं। तो ये जो स्टेज होती है ना या विशेषता होती है, ये प्री कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहेंगे इंग्लिश में, अर्ली चाइल्डहुड ये उसकी विशेषता होती है, न कि ये आपके बाल्यकाल की। आपको मालूम होगा जो आपकी बाल्यावस्था होती है या बाल्यकाल होता है, तो इसको 3 भागों में बांट रखा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ये जो विशेषता है ना, गिरोह से पहले की आयु है या प्री गैंग एज है, ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है। इस वजह से ये अलग ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा तो आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, देखिएगा, ये कह रहा है मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार यानी रेंज कितनी होती है, वो बताइएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 2-3 बार करा दिया है कि जो 20 से लेकर 25 के मध्य होंगे ना, वो आपके ऐसे बोल सकते हैं कि मंगोलिज्म प्रकार के जो मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं, उनकी बुद्धि स्तर का ये प्रसार है या रेंज रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 3 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो हमारी कह सकते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है ना, उसके अंडर में कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है, वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखो पढ़ के देख लेते हैं। सामाजिक रूप से सम्मत और तरीकों के व्यवहार को सीखना, ये बात तो सही है। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, ये भी बात सही है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना, सही है। लेकिन आत्म केंद्रित व्यवहार करना, ये इसकी समाजीकरण की विशेषता नहीं होगी। ठीक हो, यानी ऐसे कह सकते हैं ईगो सेंट्रिज्म, यानी आप अपना ही नजरिया है उसे ही थोप रहे हैं समाज पे, दूसरे के नजरिए को इग्नोर करते हैं, तो इसे ही कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। जो चीनी पाजी की प्री ऑपरेशनल स्टेज पड़ी हुई, उसमें हम इस विशेषता को पढ़ते थे। बच्चा है जो कह रहा है वो सही है और बाकी सभी नजरियों को इग्नोर कर देता था। ठीक है, यानी जो दृष्टिकोण होते हैं दूसरे के, उसे इग्नोर करता था। तो ये विशेषता आपके समाजीकरण की नहीं होगी, बस सिंपल सा लॉजिक ये है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन आदि में पाया जाता है, ये कहलाता है। तो देखिएगा, जब भी हम जो नर्तक होते हैं, डांस करने वाले, एथलीट जो भी खेल से संबंधित होते हैं, और सर्जन जो चीरफाड़ करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो इनमें कौन सी बुद्धि का एक प्रकार है ये, तो जब आपने हार्वर्ड गार्डन पढ़ा होगा, उसका बहुबुद्धि सिद्धांत, उसमें 9 प्रकार थे या आयाम थे या फ्रेम थे। तो उनमें से एक होता था बॉडी काइनेस्थेटिक, शरीर गति की बुद्धि, यानी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो ये उन्हीं की विशेषता है, ये सभी दे रखी है जो, ठीक है, चाहे नर्तक हो, एथलीट हो, सर्जन हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हालांकि और भी ये भी बुद्धि के प्रकार ही है, यानी हार्वर्ड गार्डन के उन्होंने 9 प्रकार बताए थे। मैं हमेशा ट्रिक बताता हूँ, एल इज बेन, इसे 9 प्रकार याद हो जाएंगे या 9 आयाम। और 1983 का मतलब 1983 में दिया गया था ये, यानी सिद्धांत। देखिएगा, इसमें से हम अगर चटाई करें कि हमें कौन कौन सी इसमें दे रखी है, देखिएगा, जैसे संगीत दे रखी है। ठीक है, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एम कहाँ पे दे रखी है, ये रही म्यूजिकल। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब लॉजिकल, तो लॉजिकल 2 दे रखी है, तो एक तो ये है, एक दूसरी है, तो दूसरी का भी नाम बताएंगे, रोकिएगा। एक है स्थानीय मतलब स्पाइशियल, तो ये इससे संबंधित हो जाएगी। और एक है शरीर गति की, इसे बोले बॉडी काइनेस्थेटिक, तो ये वाली हो जाएगी बी से संबंधित। अब जो बच रही है उनके नाम सुनिएगा, देखिएगा। देखिए, ये वाली एल है ना, इसका मतलब होता है भाषिक बुद्धि, जैसे कवि वगैरह होती है, और इन्हीं में ज़्यादातर होती है जो
हम भाषागत बुद्धि बोल सकते हैं या भाषिक बुद्धि, ठीक है। तो ये प्रकार होता है, तो ये बुद्धि से संबंधित। ये आई है ना, इसमें दो हो जाती हैं। एक तो हो जाती है इंट्रा, जो हमें हमारे स्वयं से संबंधित, एक होती है इंटर, जो दूसरों की भावना से समझने वाली, ठीक है। और कौन बच रहा था, एक ई, इसे एक्सटेंशियल बोलते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि बोलते हैं। एक लास्ट बची एन, इसे बोलते हैं नेचुरलिस्टिक, जिन्हें प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, जैसे बॉटनिकल जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जिन्हें वनस्पति वैज्ञानिक बोल सकते हैं, उनमें होती है। जो भी किसान होते हैं उन्हें अच्छी प्रकार से खेत वगैरह की जानकारी होती है, जंगल वगैरह की, ठीक है। यानी टोटली बात ये है कि नेचुरल की जानकारी हो, यानी प्रकृति से संबंधित, तो वो आपकी नेचुरल में ही आ जाती है, ठीक है। ये 9 प्रकार थे, 1983 में दिया था, हार्वर्ड गार्टन ने दिया था, जिसका मल्टीपल इंटेलिजेंस कहलाता है, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये डेनियल गोलमैन से संबंधित है। देखिएगा, डेनियल गोलमैन थे ना, उन्होंने ये 5 स्टेप बताए थे, जिनमें देखिएगा उद्यमी सामर्थ्य है ना, ये वाली विशेषता नहीं होगी। हमें यही पूछा था कौन सा तत्व नहीं है। बाकी आत्मा प्रेरणा होगी, प्रानुभूति होगी, संबंधों को संचालित करना, ये 5 स्टेप कौन कौन से थे? पहला था, मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। एक तो था सेल्फ, इंग्लिश क्या होगी, सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस में हिंदी में लिख दो, इसे बोलेंगे आत्म जागरूकता। मैं इंग्लिश भी बता दूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। इसे बोलेंगे सेल्फ जागरूकता, मतलब अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस थी। दूसरा स्टेप कौन सा था? वो था या तो कह सकते हैं इसे स्वनियमन, मैं इंग्लिश भी बताते चलूँगा, स्वनियमन, या इसे ही कह सकते हैं देखो स्वनियमन ही कहते हैं हालांकि कहने को तो, लेकिन इसके इंग्लिश 2 शब्द आते हैं। एक तो सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा, मतलब स्वनियमन मतलब सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा। दूसरा एक शब्द और आता है, वो आता है सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों शब्द पूछ लिए जाते हैं, समानार्थी हैं, यानी या तो स्वनियमन कह दीजिएगा दूसरी स्टेज को, या फिर सेल्फ मैनेजमेंट, एक ही बात है। तीसरी होगी, इसे बोलेंगे सेल्फ मोटिवेशन। इसमें दे रखा है, देखिए 2 नंबर ऑप्शन पर, सेल्फ मोटिवेशन यानी आत्माभिप्रेरणा। 4 नंबर पे आती है आपकी, ये दे रखी है ना, प्रानुभूति, इसे बोलते हैं इम्पैथी। तो ये नंबर इम्पैथी को ही देखो प्रानुभूति कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, इसे समानुभूति कह देते हैं, और क्या कह देते हैं। देखिए क्वेश्चन बने है ना एग्जाम में इसी पर्यायवाची से, प्रानुभूति, समानुभूति, और एक और शब्द आता है तदानुभूति, यानी ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं इन शब्दों को लेकर, ठीक है। और ये ना संबंधों को संचालित करना, इसे इंग्लिश में कह रहे हैं कि हैंडलिंग रिलेशन, इसे और नाम देते हैं, इसे देते हैं सोशियल स्किल, या तो सोशल स्किल कह दीजिएगा, या फिर आप ऐसे कह दीजिए हैंडलिंग रिलेशनशिप, यानी संबंधों को संचालित करना। तो हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत था ना, अरे यार मैं क्या करूँ, हार्वर्ड गार्डन क्यों कर रहा हूँ, माफी चाहूँगा, मैं ये कह रहा हूँ डेनियल गोलमैन था ना। तो ऐसे पूछता है कि संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तब तो नाम आएगा पीटर्स, सेलावी और मेयर, यानी मेयर और सेलावी याद रखिएगा, सेलावी इनके नाम आते हैं। लेकिन इसको फेमस किसने किया था, वो आता है फिर डेनियल गोलमैन का नाम। देखो ये इन्होंने एक बुक दी थी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों। इन्होंने ये बताया था कि जो हम गवर्नमेंट एग्जाम में लगे या कहीं अन्य पे जब हम सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमारा 80% होता है ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, संवेगात्मक बुद्धि, इसका रोल ज़्यादा रहता है। जो बुद्धि लब्धि होती है ना, IQ, जो हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं, तो उसका केवल 20% योगदान रहता है हमारी सफलता में। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था कि संवेगात्मक बुद्धि का फॉर्मूला ये होगा EQ/CA × 100। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हैं, इन्होंने ये बताया था, ये हो गया, ये 5 स्टेप भी बताए थे। एक चीज़ ध्यान रखना, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों, ये वाली बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को फेमस किया था, इस वजह से पूछा जाता है डेनियल गोलमैन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसकी मुझे जानकारी थी जितनी मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ है, कुत्ता है, शेर है, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, जिसे कहते हैं मांसाहारी। तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहेंगे? अगर आपने जीन प्याजी पढ़ा हुआ ना, उस आधार पे भी कर सकते थे, क्योंकि जब उसमें जीन प्याजी की में एक शब्द सुना हुआ एसिमिलेशन, जिसे आत्मसातीकरण कहते थे, तो आत्मसातीकरण का ही पर्याय शब्द हो जाएगा महाकौटी सीखना, यानी जिसे कह रहे हैं सुपर कोऑर्डिनेट लर्निंग। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ बच्चा देखता है ना, तो उसमें एक विशेषता निकाल लेता है, या एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि अच्छा इसमें ये विशेषता इसमें है, तो ये सिमिलर एक वर्ड ले लेता है कि जैसे कि इन सभी के चारों जो भी दे रखे थे इसमें ये शब्द, यानी जैसे बाघ, कुत्ता, शेर,
तेंदुआ। तो इनके आधार पर उसने एक नया शब्द बना लिया मांसाहारी। तो ये महाकोटि कह लीजिएगा सीखना या एसिमिलेशन, वो एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? अगर इंग्लिश देखिएगा, ये कह रहा है कि ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो आर्मी अल्पा परीक्षण है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि ये होता है, अगर देखो इसी इंग्लिश को देखिएगा, इसमें से इसे हटा दीजिएगा, ये वाला टेस्ट है, यानी ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस, इसे कहेंगे सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। समझ गए ना? देखिएगा परीक्षण, यानी और जो टेस्ट दे रखे हैं जैसे आर्मी बीटा है, ये आपका सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शिकागो है, ये भी सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है, ये भी आपका सामूहिक अशाब्दिक है। लेकिन जो आर्मी अल्फा है ना, जो आर्मी बीटा था ये तो हो गया था सामूहिक अशाब्दिक, और आर्मी अल्फा है ये हो जाएगा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो ऑर्थर एस ओटिस ने दिया था। तो इसमें दोनों प्रकार एक ही मनोवैज्ञानिक ने दिए थे, आर्मी अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इसमें से नहीं होगा, वो होगा 2 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है कि ब्राउन फैन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालकों के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो ये सिंपल है, ये मैक्रो से संबंधित हो जाएंगे, जिसमें बच्चा है नियम और आपके रीति रिवाज होते हैं, बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। तो ये आपके ब्राउन फैन ब्रेनर ने बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया था, तो उसके अंतर्गत ये 2 नंबर का स्टेप है। मैक्रो पहला होता है माइक्रो, फिर मीजो, फिर तीसरे पे आता है एक्सो, चौथे पे आता है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ये चौथे नंबर पे आता है मैक्रो सिस्टम। फिर इसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम। ले मैं 5 नाम बता देता हूँ। देखो पहला होता है, मैं जैसे चित्र एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वैसे ही बता देता हूँ, माइक्रो सिस्टम, ठीक है ये। फिर उसके बाद आता है माइक्रो के बाद मीजो सिस्टम, फिर इसके बाद आता है एक्सो सिस्टम, फिर इसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम, फिर इसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम लास्ट में। ये 5 स्टेप होते हैं, हर एक की एक अलग अलग विशेषता होता है। तो रैंडमली पूछता है एग्जामिनर, ये क्वेश्चन आपसे कहेगा एक्सो की विशेषता बता दीजिएगा, क्रोनो की बता दीजिएगा, मीजो की बता दीजिएगा, या मैक्रो की बता दीजिएगा, या माइक्रो की, इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति है अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। तो नैतिकता की कौन सी अवस्था में आएगा, यानी लेवल पूछ रहा है ये। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिएगा, मैं सभी जानकारी दूंगा। जैसे ये ना नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे कह रहे हैं प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरलिटी, ये आपका लेवल फर्स्ट है, ठीक है। और जो सेकंड है ना नैतिक परंपरागत स्तर, ये आपका लेवल 2 है। और जो नैतिकता का पश्च परंपरागत है, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कह रहे हैं, तो ये है लेवल 3, ठीक है। तो इनमें फिर उप स्टेजों में बांट रखा था ये सिद्धांत, यानी एक स्टेज नंबर 2, यानी पहले लेवल की 2 स्टेज है, दूसरे लेवल की तीसरी, और ये चौथी हो जाएगी, ये 5वीं हो जाएगी, और ये 6वीं। ये इस प्रकार 3 लेवल 6 स्टेजों में बांट रखा था, 3 लेवल और आपकी 6 स्टेजों में बांट रखा था, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है कि जो भी हमारे समाज के मानदंड होते हैं ना, या नियम होते हैं, उन्हें मानते हैं। तो ये किस लेवल की बात हो रही है? हालांकि इसमें अवस्था तो नहीं पूछी है, लेवल पूछा है। तो ये सेकंड में होती है, क्यों? लेवल 2 में जो 3 नंबर 4 नंबर की अवस्था होती है, तो 3 नंबर की तो होती है गुड गर्ल नाइस बॉय, ठीक है। 4 नंबर की होती है आपकी लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, ये हम समाज में जो भी मानदंड है या नियम है उन्हें मानते हैं। इस वजह से ये आपकी नैतिकता का परंपरागत कह लीजिएगा या कन्वेंशनल लेवल कह दीजिएगा, इसी में आएगी मॉरलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बाल अपराध का एक कारण नहीं है, तो देखेंगे तो जो हमारा उचित घरेलू वातावरण है, ये आपकी बाल अपराध की एक विशेषता नहीं मानी जाएगी, ये विशेषता मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो आप सभी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये साइकोमोटर में चली जाएगी या फिजिकली हो जाएगी। बाकी सब ये सभी संज्ञान से संबंधित हो जाएंगी, तीनों चीज़ें, ठीक है। जो नहीं होगी वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है जीन प्याजे से संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियतम अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, तो की विशेषता बताइएगा इसमें से। तो हम कहेंगे 2 नंबर हो जाएगी कंजर्वेशन, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी मात्रा समान रहेगी, उसका आकार आप रूप कुछ भी बदल दीजिएगा, आकार रूप या अन्य चीज़ें, लेकिन वो बता देगा किसमें पानी ज़्यादा कम है, यानी मात्रा से संबंधित। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट विकसित हो जाता है यानी कंजर्वेशन का। इसके अलावा तार के विचारों को प्रकट करने लग जाता है। और ऑप्शनों की बात करें, 1 नंबर जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु हिस्सा है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना पहले नंबर की, उसकी विशेषता है।
प्रवेश को सांकेतिक रूप में दर्शन प्रारंभ कर देता, वो प्री ऑपरेशनल हो जाएगी। विशेषता तार्किक के विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं या इसे ही फॉर्मल स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, हालांकि इसका आंसर तो ही था, बाकी मैंने बताने की कोशिश की है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा अभिप्रेरणा या इसे मोटिवेशन ही नहीं, अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं, का घटक नहीं है, तो वो हो जाएगी रटंत स्मृति। ये तीनों चीज़ें संबंधित होती है, जो नहीं होगी वो होगी 2 नंबर ऑप्शन। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, तो वो हो जाएगी 4 नंबर। बाकी ये तीनों अप्रत्यक्ष विधि। कैसी है ये? अप्रत्यक्ष विधि हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, वो थे लेव वाइगोत्स्की, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी जीन प्याजे से पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या होगा, तो होगा 6 से 12 वर्ष। NDI जिसे बोलते देखिएगा, ये NDI इसका सूत्र प्रवर्तक कौन है, यानी किसने दिया था ये, तो हिल्डेगार्ड ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था प्राथमिक मानसिक योग्यता, जिसे PMA बोलते हैं, यानी प्राइमरी मेंटली एबिलिटी। तो इनमें हालांकि देखा जाए थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो बुद्धि में चलती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, इन्होंने 13 PMA बताई थी, इनमें से इन्हें घटा के 7 पर ले आए थे। इनके साथ एक मनोवैज्ञानिक और जुड़े हुए थे, कैरी, उनका भी नाम आता है। तो ध्यान रखना है, ये 7 मानसिक योग्यता थी जिन्हें PMA कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सविद्यालय या शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता, तो वो होगा करिकुलम सब्जेक्ट, यानी पाठ्यचर्या विषय। बाकी इनको गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट 1789 ही था शायद। ठीक है, छोड़िएगा डेट को, लेकिन जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी भी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले, तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। तो बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं लिंग संगतता, यानी जेंडर कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित है, उन्हें नहीं बताया था। ये बायोलॉजिकल होगी और ये आपकी निश्चित होगी और स्थायी होगी, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट कहा गया है कि तो उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा, यानी वो बायोलॉजिकल होगा, निश्चित होगा, स्थायी होगा। ठीक है, ये विशेषता उन्हीं से संबंधित थी। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आंकलन किस तरह का मूल्यांकन कर सकता है या करेगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी समग्र मूल्यांकन, जिसे बोल रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 25 नंबर, कि निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तो देखिएगा तादाद में होता है, क्षतिपूर्ति होती है, औचित्य स्थापन होता है, लेकिन साक्षात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकास की अवस्था से संबंधित है, तो ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जीनी प्याजे की पहले नंबर की अवस्था है, उससे संबंधित हो जाएगा। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचारों या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करते हैं, तो क्या कहते हैं, तो देखिए इसे कहते हैं, यानी सहायता से नए विचार नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो ये अन्वेषण में चला जाएगा, यानी डिस्कवरी लर्निंग में आ जाएगा। और ये 4 स्टेप है ना, ये डेविड हासवेल नाम सुना होगा आपने, तो उसी ने बताए थे 4 स्टेप सीखने के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत चौथा स्तर कौन सा होगा, यानी टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर कौन सा होगा, तो इसके लिए तो आपको देखिएगा इसमें से हो जाएगा अभिनव सृजनात्मकता, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हालांकि इसके 5 स्टेप है, तो ध्यान रखने हैं आपको, मैं बताना चाहूँ तो 1 सेकंड रुकिएगा। इसमें से देखो हो जाएंगे, वो देखिएगा। पहले नंबर पे आएगा आपका अभिव्यंजक रचनावाद, देख लीजिएगा, अभिव्यंजक रचनावाद। अब देखिए सेकंड आएगा
हाँ, जैसे बोलते हैं तकनीकी, तकनीकी रचनावाद। तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा आएगा आविष्कार या आविष्कारक बोल सकते हैं, रचनावाद। 4 नंबर पे आता है, ये दे रखा है ऑप्शन में, अभिनव। 5 नंबर पे आता है आपका उभरती रचनावाद। ठीक है, इस प्रकार ये 5 स्टेप बताए थे टेलर द्वारा। ठीक है, तो जिसमें से हमें चौथा पूछा था, चौथा कौन सा? अभिनव। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही था, 4 यानी अभिनव। हालांकि आंसर तो 3 नंबर था, लेकिन 4 नंबर स्टेप आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किशोरावस्था का एक अन्य नाम नहीं है। अच्छा, देखिएगा, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो बाल्य अवस्था और पूर्णावस्था के बीच की अवस्था होती है, ये बात सही है। समस्यात्मक अवस्था कहते हैं, संघर्ष तूफान विरोध की अवस्था, ये भी बात सही है। स्फूर्ति यानी स्मार्ट एज या स्मार्ट एज बोलते हैं, ये आपकी संबंधित होती है बाल्यावस्था से, और ये क्वेश्चन हमने पहला किया था, ध्यान हो तो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपकी बाल्यावस्था से संबंधित है, न कि किशोरावस्था से। अच्छी समझने की विशेषता क्या होती है? सहनशीलता हो जाएगी। बाकी आत्मविश्वास में कमी गलत, संवेगात्मक अस्थिरता गलत, अनियमित दिनचर्या गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए। आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपने खुद का मूल्यांकन कर लिया हो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।